मित्रों, नमस्कार। डॉक्टर सरोजिनी तन्हा फेसबुक पेज की ओर से आयोजित कार्यक्रम कुछ कहना है मुझे कि आज के एपिसोड में मैं डॉक्टर सरोजिनी तन्हा मेरठ से आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूं। और जैसा कि मैंने अपडेट किया था कि आज का हमारा एपिसोड आध्यात्मिक शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक नीतिगत आवश्यकता, इस विषय पर होगा। और इस विषय पर हम बात करेंगे देश के प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सी के भारद्वाज जी से। मित्रों, मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है और उसी सर्वश्रेष्ठ कृति में परम चेतना का प्राकट्य करने वाली विद्या आध्यात्म कहलाती है, जिसका लक्ष्य है मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों और सद प्रवृत्तियों को मनोवैज्ञानिक रूप से इतना उन्नत करना कि मनुष्य जीवन देवत्व का प्रतिरूप लगे। दूसरी ओर अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है जिसका लक्ष्य है प्रकृति तथा पदार्थ में छिपी शक्तियों की जानकारी प्राप्त करना। इस जानकारी से नित्य नवीन शोध करते हुए मनुष्य जीवन को भौतिक सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कराना, जिनका उपयोग करके मनुष्य एक कष्ट रहित जीवन जी सके। मनुष्य जीवन भौतिक व आध्यात्मिक इन दोनों ही तत्वों से निर्मित है, इसलिए अध्यात्म व विज्ञान अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। राम बहादुर यादव जी जुड़े हैं। राम बहादुर यादव जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आज के इस कार्यक्रम में। तो मित्रों, मैं कह रही थी कि आध्यात्म और विज्ञान ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और हमारे देश में आध्यात्मिक साक्षरता, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, वैसे तो प्राचीन भारतीय परंपरा रही है, किंतु समय के प्रभाव से मानव के नैतिक अवमूल्यन के बीच आज पुनः अपने अस्तित्व को खोज रही है और जिसके परिणाम स्वरूप हमें अपने चारों ओर अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जो मानवता को शर्मसार करती हैं और हम सभी चाह कर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं और चाहे अनचाहे हमें इन घटनाओं को अनदेखा भी करना पड़ता है, कभी कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। किंतु मनुष्य होने के नाते ये हम सभी का दायित्व है कि हम अपने चारों ओर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिससे एक स्वस्थ, उन्नत और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण हो, जहां मनुष्यता खुलकर सांस ले सके। लोगों में मतभेद तो हो लेकिन मनभेद ना हो। सभी एक दूसरे के सुख दुख में स्वेच्छा से सहयोग करें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो और एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में हम सभी अपना योगदान दे सकें और हमारी जो सनातन संस्कृति की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, ये अवधारणा सार्थक हो सके। तो मित्रों, कुछ कहना है मुझे कि आज की कड़ी में हम इसी आध्यात्मिक साक्षरता पर चर्चा करेंगे और हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर सी के भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आज के इस कार्यक्रम में। मित्रों, इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूंगी कि मैं अपने अतिथि का आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। हमारे साथ देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े हैं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सी के भारद्वाज जी, जो सावन आध्यात्मिक सत्संग सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और 3 प्रोजेक्ट आपके हैं जो सीड, जिसके हम चर्चा भी करेंगे आज आपके साथ। सीड, एस फॉर सीड, को एम तथा ज्ञानम सुविज्ञानम, इनके आप संस्थापक हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वैदिक स्टडीज तथा वर्ल्ड एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस के आप आजीवन सदस्य हैं। देश विदेश की अन्य बहुत सी संस्थाओं से भी आप तकनीकी रूप से जुड़े हुए हैं। शिक्षा, शोध और अध्यात्म आपके प्रिय विषय हैं
जिनमें आप निरंतर मानवता के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए सक्रिय हैं, और देश विदेश में समय समय पर आपके व्याख्यान भी इस विषय पर आयोजित होते रहते हैं। तो भारद्वाज जी, मैं आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और थैंक यू जी, आप को मेरी आवाज स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट है जी, बिल्कुल स्पष्ट है जी जी। इस बीच हमारे साथ पंकज कुमार खरे जी जुड़े हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में। तो हम बातचीत के सिलसिले को आरंभ करते हैं। जी, बहुत आभार पंकज जी, आपकी शुभकामनाएं मैं अपने अतिथि को देती हूँ और मैं स्वयं भी लेती हूँ। भारद्वाज जी, सबसे पहले आप हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए कि किन परिस्थितियों से गुजरकर आप इस मकाम तक पहुंचे हैं। बहुत सुंदर सवाल है। सारी जी, जिंदगी का ब्यौरा आपको मुझे देना होगा, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में नहीं, बताता हूँ संक्षेप में बताइए। जी। और जी उसमें यह है कि हम लाहौर में मेरा जी जन्म हुआ, और जी मेरे जी। पिताजी बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ हैंडल करते थे। हम्म। और हमारा कराची और लाहौर में बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट था। मिचलन टायर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, सिंध, हम्म। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। इट वाज अ वाह। ह्यूज एरिया। तो हम्म। पार्टीशन से पहले वो था, लेकिन जी। अचानक ही पार्टीशन हो गया, और हम्म। पार्टीशन में हमें वहां से सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। जी। और ऐसी स्थिति थी कि घर में खाने के लिए नहीं, और मेरी हम्म। माता स्कूल में पढ़ाती, पैसे बहुत कम होते, तो अपनी साड़ियां हम्म। बेच बेच के वो उन्होंने हमें पाला। और जी किस जी। प्रकार जीवन के दुख सुख में से गुजरते हुए और हम्म। हालात से गुजरते हुए किस प्रकार कमाना हम्म। है, किस प्रकार अपने जीवन को चलाना है, इन सभी हम्म। परिस्थितियों से जब गुजरे तो बहुत हम्म। मुश्किल जिंदगी में नजर आई। और जी। एक ऐसा वक्त आ गया कि लगा कि ये तो दुनिया दुखों का सागर है, और यहाँ तो हम्म। जीने का भी नहीं है। तो बड़ा हम्म। गलत विचार आया, अपने खुदकशी करने का भी। जी। और उसको समझ के, और फिर मैं रशियन एकेडमीज ऑफ साइंसेस से कनेक्टेड हूँ, और हम्म। सारे जैसे आपने बताया सभी अलग अलग देशों का भ्रमण बहुत रहा। तो जी जी। एकेडमी ऑफ साइंसेस से संबंधित होने के कारण वहाँ एक नई हम्म। बात पता लगी कि हम्म। मनुष्य शरीर में 100 ट्रिलियन सेल हैं हेल्दी बॉडी में, जी, और हर सेल बिल्कुल। अपने में जिंदा है। और हम हम्म। लोग एक छोटे से सेल से माता के गर्भ में जी। डेवलप हुए। तो वो हम्म। सेल एक से अनेक होके किस प्रकार अपने अपने कार्य करता है, कौन से हम्म। सेल अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके हार्ट का सेल बना लेते हैं, किडनी का, हम्म। आंख जो हम्म। इतनी कॉम्प्लेक्स है वो भी उन्हीं एक सेल में से जी बनती है। जी, तो किस बिल्कुल। प्रकार वो 100 ट्रिलियन सेल, अगर मैं खुदकशी करूं तो 100 ट्रिलियन मेरे साथ में मरेंगे। ये कैसे बिल्कुल। आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ये क्या हम्म। माजरा है, इसको हम्म। समझने के लिए वो मरने का विषय पोस्टपोन किया, क्योंकि रशिया में जब मरने हम्म। गया तब पता लगा ये। जी, और सोचा था कि बिल्कुल। वहाँ सर्दी में एक बर्फ है, वहां तो माइनस टेम्परेचर्स हैं। और 6 दिसंबर को मैं गया इसी विचार से, और वहाँ हम्म। बाइकल लेक है, -40 -60 टेम्परेचर होता है। तो वहाँ एक किसी हम्म। होल में घुस जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पता लगा कि हम्म। फ्रीज होने से दर्द नहीं होता है। नहीं तो हम्म। माता ने बोला कि भाई 1000 हम्म। बिच्छुओं के डंक का दर्द होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो जब ये समझ हम्म। में आया कि 100 ट्रिलियन सेल आपस में कैसे काम करते हैं, तो जी। विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का चैप्टर हम्म। 1993 में शुरू हो गया। वेरी और गुड, तब बहुत से तब सुंदर। तक वो जी। ये जर्नी आगे चलती रही। बिजनेस में बड़े अप्स एंड हम्म। डाउन्स आए, फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन हम्म। इस बात को जम के समझने का विषय हो गया। और इतना हम्म। बड़ा ज्ञान डेवलप हुआ पिछले 27 साल में कि अब जी, वो सबको देने के लिए तैयार है, जिसके बहुत लिए सुंदर। आपसे आग्रह किया, और आपने जी हमें सेलेक्ट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जी, अपने सभी दर्शकों को इस विषय में बताना चाहते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल। जीवन का परिचय है। बहुत सारे जी। बिजनेसेस की, जी। और एक मेल्टिंग का बिजनेस भी किया, जिसमें हम मेटल हम्म। स्मेल्ट करके अलग अलग एलॉयज बनाते हैं। तो हम्म।
मन में विचार उठा के परमात्मा ने वो एलिमेंट्स कैसे बनाए होंगे, जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं आप 100 and odd एलिमेंट्स पढ़ाते हैं ना जी, पीरियोडिक टेबल जी बच्चों जी, को बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे बने होंगे। तो इस विषय को फिर हल किया और सारा ध्यान इसमें लग गया और पिछले 27 बहुत साल में सुंदर। इसको काम करके इसके वैज्ञानिक पक्ष सभी निकाल डाले कि आत्मा क्या होती है, मन क्या होता है, मन को हम्म, ऑपरेट करता है, शरीर कैसे जी, बना, कैसे हम हम्म 84 लाख जोनियों से होते हुए मनुष्य शरीर तक आए, हम्म क्राउन ऑफ हम्म क्रिएशन जो आप अभी बोल रही थी कि जो जी मनुष्य है क्राउन ऑफ क्रिएशन है, वो किस जी प्रकार हुआ। तो इसकी हम चर्चाएं करेंगे जी। तो मेरे जी, जीवन का बिल्कुल। संक्षिप्त ये विवरण है और पिछले हम्म, 27 साल से मेरी माता जी अभी 102 साल की होने वाली हैं। बहुत 9 सुंदर, दिसंबर बहुत को सुंदर। 102 साल की हो जाएंगी। जी तो उन्होंने जी ये जी जेनेटिक इंजीनियरिंग किया। जब जी, मुझे गर्भ में धारण किया तो ये निश्चय हम्म, किया कि मेरा बच्चा विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करे बहुत सुंदर। और ये प्रफुल्लित हुआ और इस प्रकार ये आगे मतलब चला, जननी ने आपको जन्म भी दिया और दिशा भी दी कि दिशा भी आपको दी। क्या करना है। जी, हाँ, और हर बहुत माता सुंदर। अपने बच्चे को दिशा दे जी, सकती है जब वो गर्भ में हाँ, ही है, जी, उसके संस्कार बहुत वो खुद सुंदर। डेवलप कर सकती है। तो इस पर हम्म, हम चर्चा करेंगे जी आज। जी, बहुत सुंदर। आप थोड़ा सा कैमरे के सेंटर में हो जाएं, आप बिल्कुल साइड को हुए हुए लग रहे हैं, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, नहीं तो फिर हाँ, बस आप बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हाँ, पीछे बस स्क्रीन ठीक है। पे दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब आप बिल्कुल सेंटर में हैं, आप अब बोलेंगे तो दर्शकों को भी दिखाई देंगे। बिल्कुल आप साइड में दिख रहे थे। ठीक है ये जी, तो ठीक बहुत अच्छी बात बताई आपने। संघर्ष अगर सकारात्मक परिणाम लेकर आता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज लोग खुदकुशी करने वालों की भी कमी नहीं है। और आपकी जो स्टोरी है वो निस्संदेह उन लोगों के लिए प्रेरणास्पद है जो इस तरह का विचार मन में लाते हैं। तो जी और जी मेरा उद्देश्य भी यही है कि समाज में कैसे सकारात्मकता फैलाई जाए हर माध्यम से, और कभी पढ़ाई से, कभी किसी और चीज से, कभी किसी और चीज से। तो आज आपकी स्टोरी भी बहुत प्रेरक है लोगों के लिए और मेरे लिए खुद भी है, क्योंकि बहुत सुंदर जी। आपकी जो शख्सियत है और जितना मैंने जाना और जितना मैंने देखा आपको, उस हिसाब से मुझे लगा कि आपको और आपके जो आप जो काम कर रहे हैं उसे समाज के सामने आना चाहिए। जी तो जी जी चलिए हम आपके काम पर चर्चा करते हैं। आपने 3 प्रोजेक्ट के आप फाउंडर है, एक जिसमें एस फॉर सीड है, दूसरा कोएम है और ज्ञानम सुविज्ञानम है। तो मैं जी। चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप इन तीनों के बारे में बताइए कि ये तीनों एक्चुअली है क्या। एक से काम नहीं चला, दूसरा बना, दूसरे के बाद तीसरा बना। तो ये जी तीनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड है या अलग अलग है या क्या है, इनका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या है आप। रिलेटेड है जी, बिल्कुल रिलेटेड है, लेकिन जी, इसको कार्य को अलग अलग बांधने के लिए ताकि हाँ, उसमें जो इंटरेस्ट लेते हैं वो जी, लोग उसको कर सकें और जी, उनकी बिल्कुल, अप्रोच उसी ढंग से हो। तो पहला शब्द है एस फॉर जी, सी। जी, एस का मतलब सोसाइटी फॉर हम्म हम्म सिस्टमेटिक एजुकेशन फॉर हम्म, एवरीबॉडीज डेवलपमेंट। वेरी गुड। तो हर इसका व्यक्ति, शीर्षक ही इतना सुंदर है। हाँ जी, एस फॉर सीड। तो जी, वो सीड का अर्थ ये हुआ और इसमें हमें जो बच्चों के लिए कुरिकुलम डेवलप करना है, इंटरनेशनल हम्म कुरिकुलम विदाउट हम्म, मेंशनिंग एनी रिलीजन, जी, इट इज बेस्ड ऑन साइंस एंड लॉजिक पर आधारित है। और किस प्रकार हम्म हम आसानी से मॉडर्न बच्चा उसको समझ हम्म सकता है, क्योंकि हम्म, धर्मों में तो बहुत सारे एनोमलीज जी, हैं, कोई कैसे बयान करता हम्म है, कोई कैसे, और बड़ी अजीब हम्म स्थिति है। हम्म, अब नेक्स्ट है हमारा को एम थियरी एंड प्रैक्टिस। जी, उसका अर्थ है कि को रिलेशन, ए मीन्स हम्म अटेंशन, आई हम्म मीन्स इंफॉर्मेशन, एम हम्म, मीन्स मटेरियल। तो बहुत मटेरियल सुंदर। की तो आपकी बॉडी बनी है हम्म और हम्म, इंफॉर्मेशन है आपका मन, जो मन, कुदरत के कानून और इंफॉर्मेशन सिस्टम में डील करता है। और हम्म, अटेंशन है आपकी आत्मा का बाहरी आत्मा, स्वरूप। जी, तो आत्मा को हमने क्रिएटिव इंटेलिजेंस कह के बयान किया, जो अपने हम्म उद्गम से जुड़ा रहता है, जो एब्सोल्यूट हम्म इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स है, हम्म उसको आप हम्म परमात्मा भी कह सकते हैं। और हम्म, उस आत्मा का बाहरी स्वरूप आपका ध्यान है, जी, अटेंशन है। और हम्म वेयर एवर द अटेंशन गोज द डिवाइन एनर्जी फ्लोज। एंड हम्म अटेंशन इज लाइक एन ओमनी स्कैनर, जो सभी दिशाओं में देख सकता है और कुछ भी कर हम्म, देने की क्षमता है उसमें। तो आपकी बहुत जो वो सुंदर। क्षमताएं हैं, जो पोटेंशियल है आपका, वो इसमें हम्म बयान होता है। और ये को एम मीन्स सबको लगता है कि भाई ये तो साझा एम होना चाहिए। हम्म हम्म,
एम से मनुष्य उसको का उद्देश्य की तरफ लेके जा रहे हैं, हालांकि वो जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक उत्थान, लेकिन उसका अलग अलग भाग भी हाँ है। वो एम हाँ मीन्स ए आई एम है, नॉट एम। हाँ, राइट यार। तो ये जी जीवन का एम भी है कि भाई जी, आप अपने जीवन का, और को एम है मतलब सभी का, साथियों सभी का का। मिलके ही को एम होना चाहिए। हम्म, तो ये जी को एम थ्योरी एंड प्रैक्टिस तो हमारी अटेंशन हमारे जी, माइंड और मटेरियल में कैसे हाँ हाँ, संबंधित है, उससे उनका जी, अंतर संबंध मेरी अटेंशन से, मेरे इंफॉर्मेशन का, जो कि मेरा मन है, जो मेरा माइंड हम्म, है, और जो मेरी बॉडी है मटेरियल की, उनके बहुत उनका सुंदर। अंतर संबंध क्या है, इसका अर्थ हम्म, है को एम थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जी, अब चलते हैं अगले शब्द पर, जिसका नाम है हम्म, ज्ञानम सुविज्ञानम। हम्म, तो जो ज्ञान है वो हम्म, विज्ञान के अनुसार हम समझें, जनरली वो बिलीव्स कर लेते हैं ना जी हम। सभी हम्म, धर्मों में बिलीफ हम्म, सिस्टम है, और इसकी क्यों हम्म, जरूरत पड़ी ज्ञानम सुविज्ञानम की? क्योंकि जी, दुनिया में 16 मेजर रिलीजन्स हैं जी, और जी, उनके 4000 छोटे छोटे सेक्ट्स हैं। हर रिलीजन में हम्म, सेक्ट्स हैं। जी, इस्लाम में भी देखेंगे तो कितने सारे हैं, क्रिश्चियनिटी में हम्म, कितने, हिंदू धर्म में कितने सेक्ट्स हैं। जी, तो इसलिए उन सेक्ट्स को देखते हुए हमने ये सोचा कि हम्म, अगर 16 मेजर रिलीजन्स, 4000 सेक्ट, और हम लोग 750 करोड़ से ज्यादा लोग इस दुनिया में रहते हैं, जी, हर आदमी अपने घर में हम्म, कुछ सीखता है जी, और फिर वो बिल्कुल, अपने स्कूल में सीखता है, और फिर हम्म, सोसाइटी में सीखता है। सब हम्म, कुछ सीखने के बाद, जानने के बाद, दुनिया भर की हम्म, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद में, अपने हम्म, अनुभवों के आधार पर उस इंफॉर्मेशन को मिक्स करके कुछ अपनी नई हम्म, फिलॉसफी बना लेता है, अपना नया हम्म, रिलीजन बना लेता है, हम्म, और उसके अनुसार बिल्कुल वो सही। जीने लगता है। तो हम ये हम्म, जितने भी रिलीजन्स हैं वो फिलोसफीज कहलाती हैं, जी, कि फिलोसफीज ऑफ लाइफ, हम्म, तो अलग हम्म, अलग महापुरुषों ने उसको बयान किया, लेकिन धर्म हम्म, के ठेकेदारों ने उसको ट्विस्ट कर दिया। तो मैं हम्म, ये कह रहा था कि जो जी, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, फिलोसफीज हैं, उसके आधार पर, हम्म, क्योंकि हम्म, पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है कि अपने जीवन का पर्पस क्या है, उस हम्म, पर्पस के आधार पर आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है। जी, फिलॉसफी के आधार पर साइकोलॉजी डेवलप हुई, और हम्म, साइकोलॉजी के आधार पर आपका बिहेवियर डिसाइड होता है। हम्म, तो अब आप ये देखें कि वो बिहेवियर तक जाता है इंसान के। तो हम्म, इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये सोचा गया, हम्म, इस हम्म, कार्य को करने के जो पिछले 27 साल से कर रहे हैं, कि भी जी, एक ऐसी फिलोसफी बनाई जाए जिसमें सभी रिलीजन इकट्ठे हो जाएं, जुड़ जाएं, हम्म, और समझ हम्म, लें। क्योंकि हम्म, हर रिलीजन का जो एसेंस है सरोजनी हम्म, जी, वो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है जी, सभी हम्म, का। और सभी हम्म, रिलीजन इसलिए बने थे कि वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन करें, और हम्म, सस्टेनेबल ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन हो, ताकि सब लोग इंसान बन के जिए। हम्म, वो तो हो नहीं पाया, कुछ ना कुछ हम्म, गड़बड़े हो गई, क्योंकि पावर और मनी स्टार्टेड, पॉलिटिक्स स्टार्टेड हाँ, प्लेइंग रोल्स इन दैट। तो उसकी वजह से वो हम्म, बहुत गड़बड़ हो गया जी। तो अब ये जानना है कि भाई अगर जी, इतनी सारी फिलोसफीज हैं और सब अलग अलग सोचते हैं, तो शांति कैसे होगी? हम्म, इसलिए एक नई फिलोसफी बनाने का विचार बनाया गया, जो कि बहुत विज्ञान सुंदर, और अध्यात्म का समन्वय है। क्योंकि हम्म, स्पिरिचुअलिटी इज द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स, एंड हम्म, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ रिलीजन इन इटसेल्फ, इट्स अ जी, यूनिफाइंग फैक्टर फॉर द मैनकाइंड। हम्म, तो वो जो हम्म, एक यूनिफाइंग फैक्टर है स्पिरिचुअलिटी में, उसको सभी हम्म, लोग जान लें। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जी, ज्ञानम का जो थीम है, उसमें हम जी, ये कह रहे हैं कि हर रिलीजन में परमात्मा को बयान किया गया, बेसिक थिंग, जी, कि वो ऑल हम्म, नोइंग है, ऑल प्रिवेडिंग है, सब कुछ जानता है, कुछ भी कर देने की हम्म, क्षमता है, उसी ने जी, सब कुछ बनाया है। तो हम्म, उसकी फॉर्म को जब हमने सोचा, तो पता लगा कि कुरान हम्म, में परमात्मा को नूर कहा। हम्म, नूर तो प्रकाश होता है जी, हम्म, और उसका कनेक्शन जो है नूर का आपसे, क्योंकि आप उसी हम्म, नूर के एक पार्ट हैं, उसी से बने हम्म, हैं, उसी ने बनाया है। तो हम्म, आप उसके पार्ट हैं, और आपका और उसका संबंध कुरान में कलमा करके कहा गया,
दूसरा शब्द यूज हुआ साउथ करके, उसका मतलब है साउंड, कलमा भी साउंड ही है। तो हम उस प्रकाश के कण से, ये कण जो इस शरीर में है या हर जीव में है, वो उस शब्द मार्ग से, उस साउंड से उससे जुड़ा है। अब बाइबल में उसको कहा गॉड इज लाइट एंड वर्ड वॉज मेड फ्लेश, द वर्ड वॉज विद गॉड, ऐसा करके उसमें वर्णन आता है। तो वहां फिर आवाज की बात आ गई, साउंड की और प्रकाश की। हिंदू धर्म में उसको ज्योति और श्रुति कहा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इस तरह से हर रिलीजन में उसको ज्योति और श्रुति माना गया। हमारे यहाँ भी उसको ज्योति और श्रुति कहा। नाद से हम जुड़े हैं, शब्द, अनहद शब्द एक्सेट्रा, सभी संतों ने उसको बयान किया, वेदों में उसकी चर्चा है, सभी सूफियों ने उसी को बयान किया। और अंदर में उस शब्द से कैसे जुड़ना, उस प्रकाश से कैसे जुड़ना, वो एक तरीका है। तो वो कोई में वो कवर होता है, लेकिन जो ज्ञानम सुविज्ञानम है उसको हमने इस ढंग से बनाया, इस विषय से बनाया कि विज्ञान के द्वारा हम ये बता सकें कि जो लाइट और साउंड है वो पार्टिकल एंड वेव थ्योरी जो मॉडर्न साइंस में आता है उससे बिल्कुल वही मिलता है। क्योंकि पार्टिकल, इन द बिगिनिंग देयर वाज अ पार्टिकल ऑफ लाइट। तो हमारे यहाँ कहा गया, साइंस में तो वो ये कह रहे हैं कि दैट लाइट फ्रेगमेंटेड फ्रॉम वन टू मेनी, एक से अनेक हो गया। तो हमारे यहाँ श्लोक आया भारतीय संस्कृति में, एक अहम बहुश्याम। तो एक था अकेला, हाँ जी, तो वो एक था, अकेला था, परम आनंद की स्थिति में आनंदित था। वह नूर कण नूरानी वाला, अपने में मस्त और मौला था। वो एक से अनेक हुआ क्योंकि उसको मौज उठी। किस चीज की मौज उठी? प्यार करने की मौज उठी। तो प्यार करने के लिए, वो अपने बच्चों से प्यार करने के लिए एक से अनेक हो गया। तो कुरान में बहुत सुंदर वो गाना है जिसको कहते हैं कुन फाया कुन करके, ए आर रहमान ने गाया। पहले वही था, कुछ और नहीं था। तो इसी प्रकार ये हर जगह बयान है कि वो पहले तो वही था और सारा ब्रह्मांड नहीं था। तो ब्रह्मांड कैसे बना, वो सब विज्ञान के आधार पर हम आपको उसकी चर्चाएं करके ये बात बताना चाहेंगे कि भाई कैसे ये सब हुआ। तो ये सब चर्चाएं ज्ञानम सुविज्ञानम में हमने की हैं कि किस प्रकार आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। उसका नाम हमने अलग रखा क्योंकि सबने नाम रख रख के लड़ाई झगड़े ही किए हैं। तो सबको पसंद हो वो नाम, ऐसा नाम होना चाहिए परमात्मा का। तो उसको हमने कहा कि एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस एंड ए कैपेबल फोर्स, सर्वज्ञ और सर्वत्र जो चीज है, और पार्टिकल और वेव सर्वत्र है, और वो इंटेलिजेंटली बिहेव करता है विज्ञान के आधार पर। अभी वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ डॉक्टर साहब के किस प्रकार वो पार्टिकल एक स्लिट से गुजरता है तो उसका पैटर्न कैसा बनता है। अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करो तो वो खुद को दो में विभाजित करके उसमें से पास हो जाता है, और कभी भी वेव बनता है, कभी भी पार्टिकल बनता है। तो साइंस हैज प्रूव्ड के उस पार्टिकल का बड़ा इंटेलिजेंट बिहेवियर है। Now that particle behaves intelligently. तो हम ये कह रहे हैं कि whole creation is an intelligent design. बहुत सुंदर। और जो एक घास का एक तिनका भी है वो भी इंटेलिजेंटली डिजाइंड है। अगर सब कुछ इंटेलिजेंटली डिजाइंड है तो कोई ना कोई तो वो ताकत है ना जी, जो इंटेलिजेंट कंट्रोल कर रही है, जो सब कुछ करती है। अभी आप अपने शरीर में ही देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे कि एक ऐसी ताकत है जो रात और दिन 24 घंटे आपके शरीर का संचालन करती है। जैसे आपकी श्वास क्रिया चल रही है, आपका ब्लड फ्लो चल रहा है, पाचन क्रिया चल रही है, सब न्यूट्रिएंट्स को पाचन में से निकाल के उसके अलग अलग लोकेशंस में भेजने का काम चल रहा है। कितना कॉम्प्लेक्स शरीर है। और अभी आपने कहा कि क्राउन ऑफ क्रिएशन है ह्यूमन बॉडी जी। तो इस ह्यूमन बॉडी का जो अंदर में डाइव मार के देखने का विषय हो गया, जो अंतर ज्ञान है आपका, क्योंकि अभी तक तो हम बाहर जा रहे हैं
और अभी जो मैंने पहले शब्द बोला था ना, को एम, को रिलेशन ऑफ योर अटेंशन विद इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल, तो आप आत्मा जिसका बाहरी स्वरूप ध्यान है आपका, और जो एक ओमनी स्कैनर है, सभी दिशाओं में देख सकता है और कुछ भी कर देने की क्षमता है, वह ध्यान आपके मन से होता हुआ, शरीर से होता हुआ, इंद्रियों के माध्यम से नीचे को और बाहर को दुनिया में फैल जाता है। अब आप देखें कि कितनी बड़ी ताकत है जो सारे ब्रह्मांड को रन करती है, वो आपके शरीर को भी रन करती है और हर प्राणी के शरीर को रन करती है, इंक्लूडिंग ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग। तो अब वो जो आपका ध्यान है, जहां ध्यान जाएगा सभी शक्तियां वहां कार्यरत होंगी। आपका ध्यान घर में खाना बनाने में है तो पूरी शक्तियां वहां लगेंगी, किसी का ध्यान पढ़ने में है बच्चों का तो उनका पढ़ने में लगेगा, किसी का व्यापार करने में है तो वहां लगेगा। अब हमें ये जानना है कि जो हमारा मन है उसको हमें कैसे समझना है। तो अभी तो जो आपका ये तीसरा सवाल था, इसका मैंने थोड़ा सा जवाब दिया है, लेकिन अब सिस्टमेटिकली चलेंगे तो आप अगला पूछेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें इसी के संदर्भ में आगे चल पड़ेंगी। जी जी, बहुत सुंदर। आपके तीनों प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे हैं और मानव के कल्याण के लिए हैं, और मानव जितना अंदर की ओर जाएगा उतना वो बाहर की ओर विस्तृत होगा। ये बहुत अच्छा प्रत्यय है और सबको इससे जुड़ना भी चाहिए, और विज्ञान के द्वारा आप इसको प्रमाणित करके लोगों के सामने ला रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है। हालांकि अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जरूर, लेकिन अध्यात्म कहीं अलग ही स्थिति ले आता है, फिर विज्ञान वहां मायने नहीं रखता कुछ भी। जब आदमी अध्यात्म में इतना ऊपर उठ जाता है तो विज्ञान की बातें उसके लिए मायने नहीं रखती। बहुत 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 अच्छी तरह व्याख्या की आपने अपने तीनों प्रोजेक्ट की। इस पंकज जी बहुत आभार आपका, आप निरंतर हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं अपने कमेंट द्वारा। इस बीच हमारे साथ जया गुप्ता जी जुड़ी हैं। जया गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में। भारद्वाज जी, आपने आध्यात्मिक साक्षरता की बात की है अपने सभी प्रोजेक्ट में, तो ये आध्यात्मिक साक्षरता वैसे तो हमारी प्राचीन गुरुकुल की परंपरा रही है, और लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो आज के समय आप इसे कितना प्रासंगिक मानते हैं? ऐसा है जी कि आज जितना ये प्रासंगिक आज है, क्योंकि हम इतनी मुश्किलों में चले गए हैं कि इंसानियत इंसान से खत्म हो गई है और हम हैवानियत की तरफ चले गए हैं। तो वो हैवानियत की तरफ न जाएं, इसलिए इसकी जो ये प्रासंगिक है ये इसीलिए है। और आज का समय ऐसा है, पहले तो गुरु ये ज्ञान दिया जाता था। क्या ज्ञान दिया जाता था? क्या ज्ञान दिया जाता था कि हम इस शरीर में 3 अलग अलग व्यक्ति रहते हैं। एक तो मेरा शरीर है जो भूख, कपड़ा, मकान, दुनिया के सामान, सेक्स और स्लीप में डील करता है। एक मेरा मन है और उस मन में इंफॉर्मेशन सिस्टम है और लॉ ऑफ नेचर भी एम्बेडेड है। और मेरा मन वो ब्रह्मंडी मन से जुड़ा है जो गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र से ऑपरेट होता है मेरे कर्म विधान के अनुसार। क्योंकि तीसरा लॉ आप पढ़ाते हैं बच्चों को, एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लॉ है, आप पढ़ाते भी हैं, लेकिन उसका जो अंडरस्टैंडिंग है असली जीवन में वो नहीं समझते हैं। तो गेंद को नीचे मारा तो गेंद उछल के ऊपर आई, बस उतना सा समझा के आप आगे कर देंगे। जी, टीचर्स हैं उनके लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को बताना कि जीवन में भी वो लागू होता है। और हम लोग इस संदर्भ में आपको ये बता पाएंगे कि किस प्रकार ब्रह्मंडी मन आपके कर्म अनुसार आपके मन को ऑपरेट करता है, आप नहीं करते। बहुत बड़ा विषय है और इसके मेरे पास प्रूफ है और सॉलिड प्रूफ से। सिंपल प्रूफ ये है कि समुद्र का पानी भी हाई टाइड लो टाइड में ऊपर नीचे उछलता है और ब्रह्मांडी मन गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र से जब से ब्रह्मांड बना 13.7 बिलियन ईयर्स पहले और 22 बिलियन ईयर्स में कंप्लीटली खत्म होगा। हमारा सौर मंडल वो कुछ ही बिलियन साल और चलेगा। और ब्लैक होल्स में वो फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल हर बच्चा पढ़ता है आजकल, सब वो ज्ञान अवेलेबल है। तो ये समय से बंधी हुई सृष्टि है। तो इस समय से बंधी हुई सृष्टि को अगर हम समझ लें कि भाई जो मेरा मन है
वो हाई टाइड लो टाइड से ये मन ऑपरेट होता है, क्योंकि मेरे शरीर में भी 75-80% पानी है जैसे समुद्र में है। तो वो गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी असर करता है, और वो कितनी क्वाइटली ऊपर नीचे होके मस्तिष्क में अलग अलग पार्ट हैं। कोई एंगर में डील करता है मेडिकल साइंस में, कोई ईगो में, कोई लस्ट में, कोई अटैचमेंट्स में। तो अलग अलग हमारे मस्तिष्क में हिस्से हैं छोटे छोटे, ब्रेन में। तो वो मेरे हाई टाइड लो टाइड के द्वारा वो ट्रिगर हो जाते हैं, और वैसा मेरा बिहेवियर हो जाता है। इसको संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि मन मेरे शरीर को ऑपरेट करता है, और मन इंफॉर्मेशन आधारित है, लेकिन वो ऑपरेट करने के लिए आपकी ताकत जो अटेंशन है आपका, उसको इस्तेमाल करता है। उसकी अपनी ताकत नहीं है, ना तो शरीर में अपनी ताकत है, ना मन में। ये ज्ञान गुरुकुल में दिया जाता था कि आप तीन हैं, एक आपका मन है और एक आपकी आत्मा है, और ये तीन उस ब्रह्मांड के तीनों से जुड़े हैं। क्योंकि अब जो विजिबल यूनिवर्स है, जिसकी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक छोटी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अब जो टोटल ब्रह्मांड बना है, वो ब्रह्मांड कैसा है, और उस ब्रह्मांड को आप कैसे समझेंगे। क्योंकि ब्रह्मांड को अभी पीछे विज्ञान ने कुछ कैमरास भेजे आसमान में स्कैनिंग करने के लिए। कई वर्षों से उन्होंने स्कैनिंग किया सारे आसमान का, क्योंकि हमें इस धरती से अपनी जमीन और ये नीली छतरी नजर आती है, पता नहीं कितना बड़ा है। अभी हर व्यक्ति को ये बताने के लिए कि ये कितना बड़ा है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा, मुश्किल से 1 मिनट की है, और उसके उपरांत फिर मैं अपने विषय को बयान करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं सबको, प्लीज देखें। ये कैमरा घूम रहा है ना जी? अब ये टोटल कैमरा आसमान में घूम रहा है, और सभी तरफ से उसकी फोटो लेता जा रहा है, और स्कैनिंग करके उस फोटो को वो बना रहा है। ये देखिएगा, इस प्रकार ये चल रहा है, और ये टोटल आसमान को स्कैनिंग करके एक बहुत सुंदर पिक्चर बनाने वाला है। तो 1 मिनट में ही आपको वो पिक्चर नजर आएगी जो विजिबल यूनिवर्स है। तो इसको हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण आंते। जब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि ये ब्रह्मांड है, ये आपके परमात्मा ने बनाया है, वो सभी का एक ही है, और एक ही ने वो बनाया है। अब ये बेसबॉल जैसा बड़ा सारा ब्रह्मांड, जिसमें अरबों खरबों सूरज चांद तारे सब लटके हुए हैं, अलग अलग कैमरा से लिया तो अलग अलग शेड से दिखाई देता है। इसके किसी कोने में आपका स्थान है जहां आपका सोलर सिस्टम रहता है। अब मुझे ये बताना है कि ये टोटल ब्रह्मांड में सिर्फ 3 चीजें नजर आती हैं। क्या चीज? एक तो फ्लोटिंग मटेरियल बॉडीज हैं। आपको धरती, चांद, सूरज, तारे, अलग अलग नक्षत्र, ग्रह और जितनी सारी आकाश गंगाएं हैं, वो सब फ्लोट कर रही हैं ना जी। दे आर ऑल फ्लोटिंग, वो लटक रही हैं उसमें आसमान में, और गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र उसको ऑपरेट करता है। तो अब वो जो टोटल ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, पहली चीज नजर है कि उसमें 100 एंड ऑड एलिमेंट से बनी हुई मटेरियल बॉडीज हैं। जिस प्रकार अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स एलिमेंट्स हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल में, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन आपके शरीर में है, कैल्शियम है, वो सब एलिमेंट्स हैं। और वो सब एलिमेंट्स से ही बाकी के ब्रह्मांड की चीजें भी बनी हैं। क्योंकि विज्ञान ने उतनी तरक्की पिछले 100 साल में तो बहुत कर ली। अब हमें नजर आती हैं बहुत सारी चीजें विज्ञान के आधार पर, और सबको प्रूफ चाहिए। अब ये भी प्रूफ मिल गया कि सूर्य में आपके हाइड्रोजन और हीलियम जलता है, चंद्रमा में अधिक सिलिका है, मार्स में ज्यादा आयरन है। इस प्रकार ये सारा ब्रह्मांड जो है वो कैसे बना है, इस पर भी हम लोगों की चर्चाएं हैं। उस पर एक 3 मिनट की वीडियो है, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। एनी हाउ, अभी मैं ये बता रहा हूं कि उस ब्रह्मांड में हमें 3 चीजें नजर आई।
फ्लोटिंग मटेरियल बॉडीज मेड आउट ऑफ 100 एंड ऑड एलिमेंट्स, 100 कितने 18 एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल के अनुसार बनी है। वो कैसे बने उसकी चर्चा हम अलग से कर सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र जो सारे ब्रह्मांड को घुमा रहा है उसको हम यूनिवर्सल माइंड कहते हैं। वो है ही यूनिवर्सल माइंड में इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्बेडेड है। 2G 3G 6G इंटरनेट सब उसी से चलते हैं ना जी आपके। और कुदरत के कानून है, अगर एप्पल गिरता है तो न्यूटन स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग लॉज ऑफ नेचर। तो इस प्रकार उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स सब चीजें विद्यमान है कि नहीं जी ब्रह्मांड में, उसी से चल रहा है, वो लॉज ऑफ नेचर हैं। और एक एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स जो उस फील्ड को जो ऑपरेट कर रही है उसको भी एनर्जाइज करता है और हर एटम को भी एनर्जाइज करता है। उसको हम बोलते हैं ऑल नोइंग, ऑल प्रिवेडिंग, सभी जगह वही विद्यमान है। तो इस प्रकार उन तीन को समझाने का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आध्यात्मिक साक्षरता जो आपने पूछा मुझसे, उसका ये विषय है कि हम, आपने फिर पूछा कि किस आयु वर्ग में ये उपयोगी माना जाएगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो किस आयु वर्ग के लिए हाँ उपयोगी है ये, बेसिकली आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं इसको? हाँ, तो इस विषय को शुरू करना है नर्सरी के बच्चे से। क्यों करना है नर्सरी के बच्चे से? क्यों करना है? क्योंकि उसका हमें विज्ञान में पता लगा कि 7 साल की उम्र तक, अप टू द एज ऑफ 7 years, बच्चा अपने जीवन का 80% सीख लेता है। उसकी जो सीखने की क्षमता है वो कितनी अधिक है कि वो ज्ञान को एकदम से पकड़ता है। छोटे से बच्चे के सामने में अगर आप टेलीफोन दे दें उसके हाथ में, उसको आपसे ज्यादा बेटर टेलीफोन चलाना आ जाता है। सही बात है, आपसे ज्यादा बेटर चला लेता है वो। उसको पता है कि कौन सा ऐप कहाँ है और कैसे लोड करना है। मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों को तो पता है। दे आर वेरी शार्प। तो मुझे ये कहना है कि 7 साल की उम्र तक बच्चे के मस्तिष्क में कुछ सर्किट बनते हैं और वो सर्किट इंफॉर्मेशन के आधार पर बनते हैं। अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वो सर्किट नहीं बनेगा। जैसे प्रूनिंग होता है ना जी, पेड़ को आप काट देते हैं उसकी शाखाएं, तो वो उस तरफ नहीं बढ़ेगा उतना। इसी प्रकार अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिली बच्चे को कि वो एक आत्मा है और क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, वो ऑल नोइंग, ऑल प्रिवेडिंग का पार्ट है, कुछ भी कर देने की क्षमता है, अगर आपने ये बच्चे को नहीं बताया तो वो अपने मन की जो इंफॉर्मेशन है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे रहना, तो वो विकसित नहीं हो पाएगा। उसके मस्तिष्क में वो सर्किट नहीं बनेंगे। वो सर्किट बन जाए तो बहुत अच्छी। मेरे पास में एक वीडियो है जो मैं अभी तो नहीं देख सकता। उस वीडियो में ये बताया है कि किस प्रकार बच्चे के मस्तिष्क के सर्किट डेवलप होते हैं। और वो बहुत दूसरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको वीडियो को डेवलप किया है और स्टडी किया, बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुआ कि अगर आप बच्चे और उसके उन सभी बातों से उसका मस्तिष्क कैसे ऑपरेट करेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे लेगा, वो इमोशंस कैसे आएंगी, उसकी जो बाकी क्रियाएं हैं वो कैसे काम करती हैं, वो सब उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए छोटी उम्र से अगर हम ये शुरू करेंगे, और कैसे शुरू करेंगे उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि देखिएगा कि मैं ये बता रहा हूं कि आत्मा का बाहरी स्वरूप आपका ध्यान है, अटेंशन, कोरिलेशन ऑफ अटेंशन अभी हमने जाना। तो उस ध्यान की क्षमताएं छोटी सी बताना चाहता हूं। तो छोटे बच्चे को मुझे सीड की कहानी से शुरू करना है। हमने कहा था ना, एस फॉर सीड। तो वो जो बीज है उसमें भी वही 3 है जो सारे ब्रह्मांड में है, क्योंकि आप भी तो उसी का हिस्सा है ना। आपकी उंगली आपके शरीर का अंश है और आप उस टोटल ब्रह्मांड के अंश हैं, जुड़े हैं आप। तो आपका शरीर उस मटेरियल से बना है। आपने मन ब्रह्मंडी मन से लिया था, आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। तो मन में तो खाली इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो अब मुझे ये बताना है कि ध्यान की क्षमताएं क्या क्या हैं। अगर आप बाहर ध्यान दे रहे हो तो बाहर में वो क्या काम करेगा, अंतर में तो वो कमाल ही करेगा, क्योंकि हमने तो अंतर देखा नहीं अभी, अपने आप को तो जाना ही नहीं। हम तो खाली मन और शरीर को जान रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम और मटेरियल। तो काल और माया में हम लिप्त हैं।
हमें पता ही नहीं है कि हम एक आत्मा है, क्योंकि ये तो बताया ही नहीं गया, गुरुकुल में बताया जाता था। अब वो जो ध्यान है वो किस प्रकार कार्य कर रहा है, बहुत सुंदर विषय है। उसमें मुझे ये बताना है कि एक बीज में जो ध्यान है वो तो जिंदा है ना जी। एवरी सीड इज ए लिविंग एंटिटी। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि उसमें वो इंटेलिजेंट बीइंग है ना जी। जैसे मैं कह रहा था कि क्रिएशन इज एन इंटेलिजेंट डिजाइन, इंक्लूडिंग दैट सीड इज आल्सो एन इंटेलिजेंट डिजाइन। तो उसमें जो इंटेलिजेंट बीइंग है वो उसमें विद्यमान है। आपके किचन में रखा है, आप उबालते हो, खा लेते हो। अगर उस बीज को आप सूखी रेत में रख दो तो उगेगा नहीं ना जी। जैसे ही पानी डालेंगे या बारिश आएगी, अचानक ही उसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस होगा, जो अपने उद्गम से जुड़ा है एकदम से जीवन ट्रिगर करेगा ना जी। मल्टीटास्किंग, कितनी सारी जड़ें जमीन में जाएंगी, बिल्कुल। उसकी बड ऊपर को निकलेगी, सूर्य से वो ऊर्जा ग्रहण करके फोटोसिंथेसिस आप बच्चे को पढ़ा रही हैं, तो वो इंटेलिजेंट हुआ कि नहीं? उसको पहले से पता था कि सोलर एनर्जी कैसे इस्तेमाल करनी है। हम तो सोलर पैनल अब बना रहे हैं, उसको पहले से ज्ञान है, तो वो सब कुछ जानने वाला है ना जी। अब वो 4-6 इंच का हो गया, हमने उसको एक डब्बे से ढका टू ब्लॉक द सन, और नीचे एक सुराख किया जड़ों के पास जहां से रोज सूर्य की किरण जाती हो। अब क्या होगा कि वो किरण जाने के समय में उसका ध्यान ऊपर की ओर जाने की बजाय वो वापस मुड़ेगा और उस सुराख में से निकल के सूर्य की ओर देखेगा। तो पहला चैप्टर उस छोटे बच्चे को नर्सरी क्लास में हम ये देना चाहेंगे कि जहां ध्यान जाता है सभी शक्तियां उसी ओर कार्यरत होती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। wherever the attention goes the divine energy flows। तो इस प्रकार हम बच्चे को वो बीज की कहानियां, फिर सनफ्लावर की कहानी, फिर जिराफ की कहानी। जिराफ की गर्दन में 7 बोन्स हैं जी। इंसान में भी 7 है, कुत्ते में भी 7 है। उस जिराफ का ध्यान पेड़ के ऊपर से कोमल पत्तियां खाने में गया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन और टांगे लंबी हो गई। जिस प्रकार म्यांमार में, बर्मा में, थाईलैंड में औरतें गले में रिंग डाल डाल के गर्दन को 1-1 फुट लंबा कर लेती हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये बिलीव्स हैं कि जिसकी गर्दन लंबी होगी वो सुंदर कहलाएगी और लक्ष्मी रूप होगी, उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए वो बचपन में उन्होंने उनके गले में, लेकिन हड्डियां तो साथ ही है ना जी। अभी ये देखिए कि आपके बेटे का ध्यान गया कि भाई मुझे तो जिम में जाके सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है, तो उसका ध्यान गया ना जी उधर। तो उस ध्यान के अनुसार वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, अपने मसल्स को बना रहा है, उसके अनुसार वो प्रोटीन्स भी खा रहा है, और दुनिया भर का ध्यान उसका अपने शरीर को बनाने में लगा है। उसी ध्यान के द्वारा बच्चों ने नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, टेलीफोन्स बने हैं, कंप्यूटर्स बनते हैं, सैटेलाइट्स बनते हैं। आप दूसरी जगहों में जाते हैं, सारे वैज्ञानिक कार्य कौन करता है? आपका ध्यान। मन तो खाली इंफॉर्मेशन देता है, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज हैं तो उसके घर से आते हैं। वो तो ज्ञान का भंडार है, ऑल नोइंग ऑल प्रिवेडिंग है। तो उससे संपर्क स्थापित करने के विषय पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और किस प्रकार यह ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा इस पर कुरिकुलम डेवलप कर रहे हैं, जो 3 क्लास से शुरू होके प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में भी जाएगा। पिछले 27 साल से इस पर कार्य कर रहे हैं जी। अब आप सवाल पूछें जी। जी, आपने ये डिग्री लेवल तक का जो पाठ्यक्रम, आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि इस लेवल तक का पाठ्यक्रम बनाएंगे, तो ये कितने लोगों के सहयोग से आप ये इस कार्य को कर रहे हैं? बात है कि हमारे पास जब आपने इनिशियली आरंभ किया तब आपके पास कितने लोग थे, और आज इस समय क्या स्थिति है कि आज कितने लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं जो पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और ये पूछने से जिम्मेवारी आप पर भी आ जाती है, क्योंकि मैंने अकेले शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इसका समन्वय जैसे माता चाहती थी वैसे होना शुरू हुआ। और मुश्किल से मेरे पास में बहुत ही कम आदमी हैं, उसमें से प्रोमिनेंट आदमी है मेरे पास में शिव सच्चित करके, और
और एक जो पाठ्यक्रम में मतलब जो कहानियां लिखनी है उसके लिए एक लिप्सा मोहंती करके हैं, वो उड़ीसा से आती हैं और थोड़ा बहुत समय लगा के उसको समझ के उसकी कुछ कहानियां लिखती हैं। एक अशोक लाभ है, उन्होंने थोड़ी बहुत ही कहानियां लिखी हैं। अभी हम उसको गानों में समझाना है बच्चे को, खेल खेल में, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में आया कि वो पहले 5 साल नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट एंड सेकंड को खेल खेल में गानों में समझाना है। अभी हम लोगों का प्रोग्राम है, क्योंकि आदमी तो नहीं है हमारे पास में, ना ही धन है। जो मेरा बिजनेस था मैंने बंद कर दिया, अपनी फैक्ट्री को किराए में दे दिया, उससे जो थोड़ा बहुत किराया आता है उससे जीवन चलता है, और थोड़ा थोड़ा हम उसमें से खर्च करके यहाँ अपने आश्रम में जो माता जी ने जगह बनाई है, इसमें बैठ के हम काम करते रहते हैं। तो 27 साल से लगातार काम हो रहा है, और आप जैसे लोग जो आपके सुनने वाले हैं उनसे भी कहानियां जाएंगी, जैसे मैंने अभी कुछ कहानियां सुनाई आपको। तो इस प्रकार हम चाहेंगे कि हमारे पास में ना तो धन है और ना ही मैन पावर है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो अपनी क्षमताओं में जो हमने पिछले 27 साल में काम किया और जिन्होंने सेवा भाव से किया है, वो सब जो 150-200 कहानियां बन गई हैं हिंदी में, ऐसे ही 100-125 कहानियां इंग्लिश में बनी हैं। अब वो जो हमारा प्रोग्राम है उसमें ये है कि 45 मिनट की क्लास होती है जनरली, 40-45 मिनट में खत्म होती है। तो हफ्ते में एक कक्षा होनी है, वंस अ वीक क्लास। उस क्लास में हमें, जैसे मैंने ये आपको बीज की कहानी बताई, जिराफ की बताई, सनफ्लावर की है, पेंगुइन की, बहुत सारी कहानियां हैं। तो हमें हफ्ते में एक एक कहानी बतानी है बच्चे को। तो हमारा प्रोग्राम है कि 2 मिनट का सॉफ्ट म्यूजिक बच्चे को सुनाया जाए शुरू में क्लास के, ताकि वो शांत होके बैठ जाए। आपको तो अनुभव है पढ़ाने का, यू नो दैट। और फिर अगले 3 मिनट में वो एक गाना गाए, जैसे पहले गाता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब उसको ये नहीं गाना है, क्या गाना है? अगर इंग्लिश में गाना है तो वो गाएगा कि आई एम डिवाइन, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट बॉडी, आई एम हियर टू डू सम डिवाइन वर्क। मैं तो एक आत्मा हूं, न मन न शरीर हूं, कुछ समय के लिए यहाँ आया हूं और सेवा भाव से आया हूं। जिस प्रकार आम का बीज अपने लिए नहीं बढ़ाता, और वो क्या करता है कि पक्षी खाएंगे, जानवर खाएंगे, इंसान खाएंगे, तो सेवा भाव में नेचर है ना जी। क्योंकि हम लोग 84 लाख जोनियों से होते हुए जब हमने मनुष्य बनाया, उसका मैं जिक्र करूंगा कि कैसे ज्योति और श्रुति ने बनाया, उसका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जब आप मनुष्य शरीर में पहुंच गए तो आपने अपने आप को शरीर समझा, आपको नहीं पता था कि मन और आत्मा भी होती है। आहिस्ता आहिस्ता आपने ज्ञान वर्धन हुआ तो इंफॉर्मेशन वाला मन पता लगा कि ये मुझे याद है, पिछली दफा इस समय में बारिश हुई थी, इस समय में बर्फ पड़ी थी, उस गांव को हम लूटने गए थे, क्योंकि बर्फ पड़ के वो रास्ता बंद हो गया था। तो इंसान तो अपने आप को शरीर समझता था, तो दूसरों को लूट के खा लेता था, जानवरों को मारता और खा लेता। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान होने लगा, जो मन है, इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर वो जीने लगा कि भी ऐसे बीज नीचे गिरता है, इसमें से पौधा निकल आता है, तो खेती शुरू हो गई। इस प्रकार जो कार्य हुए, तो वो उसने मन से इंफॉर्मेशन गैदर किया, जो उसका नॉलेज है, तो उस नॉलेज के आधार पर वो चलने लगा। लेकिन वो तो काल और माया की नॉलेज है, उसको परा की नॉलेज नहीं थी कि वो आत्मा क्या होती है। फिर कुछ सेक्ट्स बने, रिलीजन्स बने, फिर हमारे यहाँ वैदिक कल्चर डेवलप हुआ और इस बात का ज्ञान बढ़ा। 88,000 ऋषि मुनि योगियों ने मिलके वो बनाया, वेदों का चर्चा हुई। लेकिन वेद तो कोई रिलीजन नहीं है, उन्होंने तो वो ज्ञान के आधार पर सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके बताया। तो मेरा कहने अनुभव का पिटारा है वो। जी, वो तो बहुत सारे, लेकिन अभी जो आप अनुभव करेंगे वो माना जाएगा ना। तो इसलिए हमने विज्ञान के आधार पर इसको बताया है कि आप पार्टिकुलर वेव से एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस के पार्ट हैं आप तो, और आपका आउटर एक्सप्रेशन आपकी अटेंशन है। इस अटेंशन को आपका शरीर और मन गधे की तरह से रोज इस्तेमाल करता है, सुबह से शाम तक। उसकी एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि इतना गहन विषय है कि इसमें मुझे बोलना ही पड़ेगा। और मुझे ये बताना है
कि शरीर की जरूरत भूख से शुरू होती है। तो मेरी भूख ने मेरे मन के आधार पर इन्फॉर्म किया मन को, और मन ने मेरी अटेंशन को, क्योंकि ना तो मन में अपनी ताकत है ना शरीर में। अगर ध्यान हट जाए तो दोनों जीरो हैं। आत्मा अगर निकल जाए तो शरीर डेड है। इसी प्रकार अगर मन से भी ध्यान हटा ले तो मन भी डेड है, क्योंकि हमें आता नहीं है वो। तो क्या हो रहा है कि शरीर की जरूरत भूख ने ध्यान को घसीटा। अब वह ध्यान इतना इंटेलिजेंट है, उसको मालूम है कि भाई इसको तो भूख लगी है, तो वो किचन की ओर लेके जा रहा है जहाँ खाना है, माता ने खाना बना के रखा है। जाते जाते ये मन, शैतान मन बताएगा कि नहीं भाई मुझे तो वो खाना नहीं खाना है। वो इंफॉर्मेशन देगा कि मुझे तो गंगूराम हलवाई का दही भल्ला चाहिए। अब उसको याद आ गया कुछ और, तो इंफॉर्मेशन है ना जी। अब मन बता रहा है कि मम्मी ने पैसे तकिए के नीचे रखे हैं, इंफॉर्मेशन है ना जी। और मन बता रहा है कि गाड़ी बाहर खड़ी है, वहां दुकान है, जाओ लेके आओ और मुझे खिलाओ। वो 1.5 इंच की जबान में नीचे गया तो कोई टेस्ट नहीं है जी। नाउ यू कैन इमेजिन कि बॉडी एंड माइंड सभी विषयों पर आपके ध्यान को गधे की तरह से अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों। इसका मतलब काल और माया आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके ध्यान को। और यहां अगर मन इस्तेमाल करेगा तो जैसी करनी वैसी भरनी में पड़ जाएंगे और वो भोगने पड़ेंगे। इसलिए आपको उसके गुणों से चलना था ना, जैसे गीता में कहा योगस्थ कर्माणि, कर्म करते समय योग में स्थित रहना है। तो डॉक्टर साहब अगली लाइन में कह रहे हैं सरोजनी जी कि कर्म सुकौशलम, के उसके कौशलम। हाँ जी, तो उसके कौशल्य से काम करना ना, जो आत्मा के कौशल हैं, उसके गुण हैं। तो अब मैं ये बयान कर रहा हूं कि शरीर की जरूरत भूख, कपड़ा, मकान, दुनिया के सामान, सेक्स एंड स्लीप। माइंड डील्स विद द इंफॉर्मेशन, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, आगे का तुक्का, भय और चिंता। और आत्मा के गुण क्या है? प्रेम, दया, क्षमा, विवेक, धैर्य, शील, नम्रता, निर्भीकता, स्टेट ऑफ आर्ट प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन एबिलिटी भी, और लेट अस फेस एज इट कम्स, और जस्टिस इत्यादि आत्मा के गुण हैं। अगर ये बच्चे को पता लग जाए तो उसमें वो रेस्ट्रेनिंग इंटेलिजेंस डेवलप होगा ना, क्योंकि उसके ध्यान को वो टेलीविजन वाला विड्रॉ करके कुछ दिखा रहा है स्क्रीन पर, और फिर बीच में से ऐसी स्थिति में रोकता है कि आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में क्या कर रहा है? वो माल बेच रहा है आपको। क्या इस्तेमाल कर रहा है? आपके ध्यान को। तो आपके ध्यान को काल और माया इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, और हम काल और माया में लिप्त होके फंस गए। तो ये इस विषय का थोड़ा सा मैंने विवरण दिया है। तो आप अगला सवाल करें अब। जी, ये जो पाठ्यक्रम आपने बनाया है, इसको आपने कहाँ भेजा है? अभी सरकारी संस्थाओं में या गैर सरकारी संस्थाओं में, कहाँ, किन किन संस्थाओं को भेजा है आपने, और क्या रिस्पांस मिला है उनको? बात है कि सब जगह रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार कुछ काम नहीं करती है। उनका जो पहले से एजेंडा है उसी पर कार्य करते हैं। सबको चिट्ठियां लिखती, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी गई हुई है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में गई हुई है, और उसके बहुत सारे प्रपोजल्स बना के दिए हैं। एनसीईआरटी को लिखा है, सीबीएसई को लिखा है, एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे मुझसे मिले और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन वहां पर वो कहते हैं कि जी आप पूरा प्रोग्राम बना के दो हमें। तो उसको बनाने के लिए मेरे पास में तो आप जैसे लोग नहीं हैं, मेरे पास में एक संगठन नहीं है जिसमें कुछ लोग आए, और उतना धन नहीं है कि मैं एम्प्लॉय कर सकूं। उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ आदमी दे दो, इंटरेंस दे दो, नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि सरकार के सारे काम ऐसे हैं, अप्रिशिएट तो करते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स हैं। अभी गवर्नमेंट मुझे, दिल्ली गवर्नमेंट ने कभी कभी बुलाते हैं वो मुझे स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि मेरे जीवन में मैं एंटरप्रेन्योर रहा तो बहुत कुछ मैं ज्ञान देता हूँ बच्चों को। और वो ज्ञान देने के समय में ये अध्यात्म का विषय भी समझाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। सभी स्कूलों में 6-8 लेक्चर्स तो इसी महीने में हो चुके। जी, सब अप्रिशिएट करते हैं सरोजनी जी।
लेकिन उसको आगे बढ़ाने के काम में आप जैसे विद्वानों की जरूरत है, और इसको आगे लेके जाना है, इसको गीतों गीतों में समझाना है। अभी मैं जो समझा रहा था कि 45 मिनट की क्लास में 3 मिनट का राइम है, 15 मिनट की स्टोरी है, जैसे वो सीड की स्टोरी, जिराफ इत्यादि की, फिर 3 मिनट का एनिमेशन बनाना चाहते हैं, बहुत कॉस्टली है, कॉस्टली है एनिमेशन तो। और उसमें वो बताते हैं कि 900 रुपीज पर सेकंड लगता है, अगर 3 मिनट की एनिमेशन बनाऊं तो कितने पैसे लगेंगे जी। तो वो एक प्रॉब्लम है। और फिर जब हम ये कर लेंगे कि 15 मिनट की स्टोरी, 3 मिनट का एनिमेशन, और 5-7 मिनट के 2 मेडिटेशन सेशन है बच्चे के लिए, उसमें हम उसको ये बताएंगे कि भाई अंतर की आंख जिससे हम स्वप्न देखते हैं वो कैसे खुलती है, और आप अपनी आत्मा का अनुभव अंदर कैसे कर सकते हो, और जो शब्द से आप जुड़े हो उसको कैसे सुन सकते हो, ताकि मन आपका शांत हो जाए और आप ज्ञान का भंडार उतरे। क्योंकि सभी चीजें उतरती है ना जी, आपको भी पोएट्री उतरती है डॉक्टर सरोजनी जी, और वो जो उतरती है वो बच्चे को क्यों ना उतरे ज्ञान। तो इसलिए हम उसके फ्लड गेट खोलना चाहते हैं कि उसको पता लग जाए अंतर ध्यान होने से वो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स आपके मन और शरीर से प्रवाहित होने लगे। आपके मन और शरीर से प्रवाहित होती है वो जो आपकी वेदनाएं हैं, कितने सुंदर तरीके से आपकी कविताएं उसको जाहिर करती हैं। उसी किस्म से हमें भी कुछ कविताओं में बच्चों को बताना है राइम्स के तरीके से, वो कोई बनाने वाले चाहिए आप जैसे। तो प्रार्थना है कि इसमें आप हमारी मदद करें और इसको आगे बढ़ाएं। तो एक तो ये विषय मैंने बताना जी मैंने ये प्रोग्राम इसीलिए करा है कि लोग अगर इसे देखें, जो भी इस विषय में काम करने के इच्छुक हो तो वो हो सकता है इस प्रोग्राम को देखकर आपसे संपर्क करें, है ना। बहुत अच्छे। ये इसका आप वीडियो भी बना रही हैं कि नहीं जी? रिकॉर्डिंग हो जी रहा है बिल्कुल, मैं YouTube पर डालूंगी और आपको उसकी क्लिपिंग भी दूंगी, आप उसे शेयर करिएगा ताकि लोग और भी देखें इधर उधर। तो जो भी इस तरह की कविताओं, इस तरीके की चीजों को गीत में ढालने में इच्छुक हो या कविताओं में ढालने के इच्छुक हो वो आपसे संपर्क करें, क्योंकि एक नेक काम है और नेक उद्देश्य के लिए है। तो मेरे ख्याल से सभी को इसमें जुड़ना ही चाहिए जिनके पास समय हो। नोबल कॉज है, इसमें आप बिल्कुल मेरा ईमेल और फोन नंबर इत्यादि जरूर दे दें जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अगला सवाल पूछिए। जी, अभी मैं ये आपसे बोल रही थी कि आप जैसे विदेशों में भी लेक्चर देते रहते हैं, देश में भी लेक्चर देते हैं, तो आप इसी कॉन्सेप्ट पर सभी जगह लेक्चर देते हैं। तो आपको अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ये जो आध्यात्मिक साक्षरता है, इसको ज्यादा अटेंशन कहाँ मिला, हमारे देश में आपको मिला या फिर विदेशों में? हम चाहते थे कि हमारे देश में पहले मिले, लेकिन जहां जहां मैंने लेक्चर्स किए, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में अमेरिका में किए, बहुत पसंद आया उन लोगों को। फिर आयोवा यूनिवर्सिटी में हुआ, टोरंटो यूनिवर्सिटी में हुआ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। यहाँ पूना में ऑर्गेनाइजेशन है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, वहां का मैं एडवाइजर रहा ये कोरोना से पहले। तो उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया। MIT यूनिवर्सिटी में हमने एक और सब्जेक्ट लिया, डॉक्टर सरोजनी, मैं आपको बताना चाहूंगा ऑन साइकोलॉजी। ये बहुत गहन विषय है और इसको मुझे बताना बहुत जरूरी है आज भी, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट वेस्टर्न स्कॉलर्स ने बनाया और सारी दुनिया में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको डेवलप करने के समय में वेस्टर्न स्कॉलर्स ने बॉडी और माइंड को रिकॉग्नाइज करके बनाया है, विदाउट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू द स्पिरिचुअल इनपुट। उन्होंने आत्मा का तो जिक्र ही नहीं किया है। तो इसलिए उन्होंने वो प्रेम की परिभाषा उन्होंने बहुत उल्टी टेढ़ी की। एट द लेवल ऑफ द माइंड प्रेम को उन्होंने लस्ट कह के बयान किया और बॉडी के लेवल पर उसको सेक्स करके बयान कर दिया। सारी दुनिया माइंड और बॉडी में मीन्स लस्ट और सेक्स में इन्वॉल्व है और वही ज्ञान मूल समझते हैं कि वही साइकोलॉजी है, जबकि प्रेम की परिभाषा नई बन के जानी है, जिसमें हम लोग चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का इनपुट हो। और उसमें क्या है कि लव इज नॉट एन इमोशन, क्योंकि अगर वो इमोशन नहीं है, लव इज केयरिंग, माता के प्यार से पता लगता है जी।
तो लव की नई परिभाषा की लव इज केयरिंग, लव इज नॉट लस्ट, लव इज नॉट सेक्स, हैज टू गो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया में ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि नहीं? हर बच्चे को पता होना चाहिए कि प्रेम की परिभाषा तो ये है। लेकिन अभी प्रेम की भाषा को वो लस्ट और सेक्स में बदल के सारी दुनिया को पढ़ा दिया गया। तो इस बात को बदलना होगा। तो एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से मेरे यहाँ साइकोलॉजी के एमफिल के स्टूडेंट्स एज इंटर्न्स आते हैं और उनमें से 2 स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी पर नए चैप्टर्स लिखे हैं। स्कूल में 11th और 12th में साइकोलॉजी सब्जेक्ट आता है और एनसीईआरटी ने 2 बुक्स बनाई हैं 11th और 12th की, उनमें 9 चैप्टर्स ईच हैं। 9 चैप्टर्स 11th में है, 9th 12th में है। अब मुझे ये आपसे रिक्वेस्ट करना है कि जो मेरे पास में उन्होंने बच्चों ने जो वो बनाए हैं चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स कुल बनाए हैं, मुझे 9 चैप्टर्स उन किताबों के अनुसार चाहिए। तो कोई भी आपके जानने वाली अगर साइकोलॉजी की टीचर्स हैं तो वो उनको पढ़ें जो ऑलरेडी किताब पढ़ाई जा रही है, और फिर हमारे कॉन्सेप्ट को समझ के उसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन ऐड करके और उसको बयान कर दें। तो वो जो नई बुक्स बननी है वो सारी दुनिया में चाहिए। एक नया रेवोल्यूशन होगा अंडर द हेडिंग ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि हमें पता पक्का लग गया कि फिलॉसफी के आधार पर साइकोलॉजी बनती है और साइकोलॉजी के आधार पर बिहेवियर बनता है। तो इस बड़े कार्य को करने के लिए भी हमें आपका सहयोग चाहिए, और जो साइकोलॉजी पढ़ाते पढ़ते हैं वो इस पर कार्य करें। तो ये प्रार्थना है। अब आप अगला सवाल पूछें। जी, आज के समय में तो साइकोलॉजी प्योरली द साइंस ऑफ बिहेवियर है। हाँ जी, आत्मा मन चेत सब अलग हो गए हैं उनसे, अब वो प्योरली साइंस ऑफ बिहेवियर। हाँ, तो आज का जो मनोविज्ञान है जो पढ़ाया जा रहा है, जबकि हमने ये बात सिद्ध कर दी कि फिलॉसफी के आधार पर साइकोलॉजी बनेगी और साइकोलॉजी के आधार पर बिहेवियर बनेगा। तो भाई आप फिलॉसफी तो ठीक कर रहा हो। तो इसलिए हमने ये फिलॉसफी जो सभी धर्मों को इकट्ठा कर रही है और ज्योति और श्रुति पर आधारित है, वो सबका एक है। और विजिबल यूनिवर्स को देखें, प्रत्यक्ष प्रमाण आनते, तो इस बात को समझ लें कि हम 3 बीज भी 3, ब्रह्मांड भी 3, हम तीनों जुड़े हैं और उसके गुण हैं। तो इस प्रकार हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप अगला सवाल पूछें जी। जी, ये आप जो ये आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं, इसको आप एक स्वतंत्र विषय के रूप में देखना चाहते हैं या किसी विषय की शाखा के रूप में? जैसे अभी आपने 3-4 विषयों का जिक्र किया कि फिलॉसफी का और मनोविज्ञान का या फिर साइंस के किसी उसका, तो ये आप इसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट एक अलग ही देखना चाहते हैं या इसके सब सब्जेक्ट के रूप में, इनमें से किसी एक के? नहीं, मुझे ये कहना है कि इसका नाम हमने रखा है ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स, स्किल्स, हैबिट्स एंड विजडम डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, ये तो एक प्रोग्राम हो गया एक तरह से, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि बचपन में भी अगर हम देखें तो बच्चों की जो एजुकेशन है वो मॉरल एजुकेशन बचपन से पढ़ाई जाती है बच्चों को, आज भी पाठ्यक्रम में है, लेकिन उसमें कुछ बातें तो उसमें नीति की हैं, कुछ बातें किसी और तरीके की हैं, बस अध्यात्म की बातें नहीं है। हाँ, लेकिन नैतिक शिक्षा उसको बचपन से दी ही जा रही है बच्चों को। तो अभी जो आपका ये पाठ्यक्रम है इसमें आध्यात्मिकता और जुड़ गई है उनके साथ। तो ये आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में इसे लागू करवाना चाहें या फिर ये इसे ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी और ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी और ब्रांच ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट ऐसे करके इसको? मुझे ये कहना है कि ये तो हर सब्जेक्ट से संबंधित है। अगर आपने ध्यान दे दिया केमिस्ट्री फिजिक्स में तो आपको सब केमिस्ट्री फिजिक्स आ गया। अगर आपने ध्यान से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, क्योंकि हम जो इसको बोल रहे हैं वो ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत इसको लेके आना चाहते हैं, और उसमें हम ये भी कह रहे हैं कि ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स, फिर स्किल्स जो आज के मॉडर्न टाइम्स में चाहिए, बिजनेस में भी स्किल्स चाहिए, आपको नौकरी के लिए भी स्किल्स चाहिए, फिर हैबिट्स है, फिर विजडम डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि हाउ टू यूज दैट नॉलेज, द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड थ्रू योर स्टडी, योर एक्सपीरियंस एंड ऑल, जो आपने दुनिया में सीखा, उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, वो है विजडम। विजडम दे रहे हैं हम तो। और उसमें ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जो हर कक्षा में लागू होगा। तो टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग होना कि वो अटेंशन का पोटेंशियल किस प्रकार बच्चों को एक्सप्लेन करेंगी, मैथमेटिक्स में भी,
फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी जो वो कार्य कर रहे हैं उन सभी कार्यों में ये लागू होता है। तो हम हफ्ते में एक क्लास जो लेंगे और टीचर्स इस विषय को समझ के हर बच्चे को हर समय उसका गाइडेंस देती रहेंगी, डायरेक्शन देती रहेंगी कि भाई ये देखो कि अटेंशन का पोटेंशियल आप यहाँ यूज करो ना, अच्छे गुण यहाँ यूज करो ना। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी अटेंशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सोशल साइंसेज में भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। आप प्रॉपर बिहेवियर उससे डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अब मैं अगली बात जो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बात है कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। जो हम भाषा बोलते हैं उस भाषा से सब झगड़े होते हैं कि नहीं? महाभारत भाषा से हुआ, उन्होंने कहा अंधे के बच्चे अंधे और महाभारत हो गया जी, लाखों आदमी मारे गए। अब इस बात को समझना कि भाषा से कितना बड़ा गड़बड़ हो रहा है, हमारे रिलेशंस बिगड़ रहे हैं और हम हर जगह गड़बड़ में रह रहे हैं और सब भाषा पर है। जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब वो भाषा ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी। अगर ये पता लग जाए कि उसका उद्गम कहाँ से है तो एक नया नजरिया बच्चे को मिलेगा। क्योंकि बच्चे अपनी क्लासरूम में भी तो झगड़ते हैं, अपने घर में भी झगड़े होते हैं, भाषा पर होते हैं जी। तो अगर मैं ये बता दूं कि भाषा कहाँ से उतरती है और कैसे पोल्यूट होती है तो मजा आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। ऋषि पाणिनि का एग्जाम्पल लिया डॉक्टर सरोजनी कि परा से भाषा उतरती है, क्योंकि परमात्मा तो एक है ना जी। आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप शब्द से जुड़े हो, नाद से जुड़े हो, तो जो आपका आउटर एक्सप्रेशन है आपकी अटेंशन है। और अटेंशन तो बहुत इंटेलिजेंट होती है, सभी दिशाओं में देख सकती है, कुछ भी कर देने की क्षमता है। तो जो भाषा उतरी थी, जो मुझे आपसे बोलना था, वो परमात्मा के घर से परा से भाषा उतरी मेरे पास और मेरी आत्मा में आई जी। और आत्मा में आने के बाद में मैंने अपने मन को सौंपा, क्योंकि मन तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है ना जी। किसी को आपने चाइना में चाइनीज पढ़ाई है, किसी को तमिल पढ़ाई है, किसी को फ्रेंच, किसी को हिंदी, किसी को उर्दू। अब जो भाषा आपने सीखी है, मन इज इंफॉर्मेशन बेस्ड, तो आत्मा ने वो मन को हैंड ओवर किया कि भाई ये भाषा बोलो, जो प्रेम से परिपूर्ण भाषा, जिसमें सभी गुण थे। कौन से? प्रेम, दया, क्षमा, विवेक, धैर्यशील, नम्रता, निर्भीकता, बहुत अच्छे से प्लान करने की क्षमताएं, लेट अस फेस एज इट कम्स, और जस्टिस इत्यादि सब गुण उसमें विद्यमान थे। उस भाषा को जैसे ही मन को हैंड ओवर किया, तो अभी मन को तो आपने बताया ही नहीं था कि भाषा वहां से उतरती है और उसके तो ये गुण होते हैं। तो मन अपने अनुभवों के आधार पर, जिसमें वो डील कर रहा है, किसमें? एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स इन द बॉडी, विच इज वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, भय, चिंता इत्यादि, इन गुणों से परिपूर्ण मन है। तो मन ने इग्नोर कर दिया आत्मा को, क्योंकि उसको तो बताया नहीं गया, he has never been told। तो वो अज्ञान है, इग्नोरेंट है माइंड। उस इग्नोरेंट माइंड ने हाई टाइड लो टाइड से आपके ब्रेन को ट्रिगर किया, इलेक्ट्रिकल मूवमेंट्स निकली। तो इस एरिया को महर्षि पाणिनि ने पश्यंती बोला, परा से भाषा उतरी। पश्यंती में सीट ऑफ योर सोल, सीट ऑफ योर माइंड एंड सीट ऑफ योर ब्रेन। तो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट्स जब वहां से निकली तो सारी बॉडी में स्पंदन हुए, तो बॉडी लैंग्वेज बन गई, मुक्के तन गए जी। अब वो जो स्पंदन गए तो वो नीचे सेंट्रल डायफ्राम में गए, जिसको कि महर्षि पाणिनि बोल रहे हैं मध्यमा, जो मेरे आमाशय और लंग्स के बीच में एक झिल्ली है। उसमें भी इलेक्ट्रिकल मूवमेंट्स गई, वो हिली और धोखनी की तरह से हिली, और हवा के पफ्स मेरे लंग से होते हुए, ट्रिकिया से, लैरिंग फेरिंग से होते हुए मुख से वैखरी के रूप में भाषा निकल रही है। लेकिन दोनों जगह पोल्यूशन ऐड हो गया। मन ने काम, अहंकार, राग, द्वेष ऐड कर दिया और शरीर ने भूख, मकान धोने के समान सेक्स एंड स्लीप ऐड कर दिया। तो वो पोल्यूटेड भाषा, गालियां निकल रही हैं मेरे से। अब आप ये अंदाजा कर लें कि अगर बच्चे को ये न बताया आपने, तो ये झगड़े इतने बढ़ चुके हैं कि ये आखिरी मौका है सरोजनी जी ये बच्चों को बताने का। अब ये मौका नहीं तो हाथ से निकल गया तो सारी जितनी भी हमारी जनता है, 750 करोड़ लड़ लड़ के मर जाएंगे और कोई भी बाकी नहीं बचेगा। तो अब इस बात को समझ लेना
कि भाषा से कितना बड़ा नुकसान होता है। तो बच्चे में रेस्ट्रेनिंग इंटेलिजेंस डेवलप करना कि पहले तोलो और फिर बोलो। तो मेरे पिताजी मुझे समझाते थे कि बेटा अब तुम बाजार जाते हो, तुम्हें सेल्समैन का ट्रेनिंग हुआ है। उन्होंने मुझे खूब अच्छे से सूट लेके दिया, टाई लेके दिया और कहा कि ये पहन के कस्टमर के पास जाना होता है, उसको इम्प्रेस करके अपना सामान बेचने के लिए। तो आपकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे आप अपने आप को, औरतें बाहर जाती हैं, पार्टी में जाती हैं तो खूब सुर्खी बिंदी लगा के अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के जाएंगी। इसी प्रकार उन्होंने बोला कि भाषा बोलने से पहले उस सेंटेंस को रोक लो और खूबसूरत बनाओ, तब मुख से बाहर निकालो। तो ये ज्ञान जो है ना कि रेस्ट्रेनिंग इंटेलिजेंस से आप उसको रोक लें, पहले उसमें पंक्चुएट करें कि कहाँ मुझे उसमें कॉमा और फुल स्टॉप लगाना है और कितने सुंदर शब्द बताने हैं ताकि किसी को हर्ट ना करें। क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी का मन दुखाओ तो भी कर्म बन जाएगा ना जी, और जैसे करनी वैसे भरनी में फंस जाएंगे। तो इतना बड़ा ज्ञान है ये अध्यात्म का। तो दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज स्पिरिचुअल लिटरेसी। तो इस लिटरेसी को किस प्रकार बच्चों को देना है, बहुत सारा विषय है ना जी। तो इस प्रकार हम ये भी बताते हैं कि भी भाषा कहाँ से आती है और कैसे मन और शरीर उसको पॉल्यूट करता है। अब अगला सवाल पूछिए। जी, बहुत सही कहा आपने। और ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि ये जैसे हमारी बेस मजबूत होगी तभी हम उस पर एक अच्छा नींव मजबूत होगी तो भवन खड़ा कर सकेंगे। तो ये पाठ्यक्रम सबसे पहले बिलो मतलब बच्चों के स्तर पर ही, जैसे आपने बताया ही था अभी कि 7 साल में बच्चे का ब्रेन इस लायक हो जाता है कि वो चीजों को ग्रस्त करे, अच्छा बुरा समझ ले, सब कुछ करे। तो ये उस लेवल पर अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब उस लेवल में एक कॉन्सेप्ट बच्चे के मन में बैठ गया और बाद में आकर अगर आप उसे ये ज्ञान दे रहे हैं तो वो तो अपने मन की धारणा ही चलाता जाएगा, उसमें वो कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो ये बचपन के स्तर पर ही इसे लागू करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी मैं जब देख रही हूँ, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति बनाई है, तो उसमें कुछ विषय हैं कि जो बच्चों के लिए कंपलसरी है, को करिकुलर पाठ्यक्रम उनको बोला गया है। तो बच्चे को हर सेमेस्टर में एक पाठ्यक्रम पढ़ना है और वो पाठ्यक्रम अनिवार्य है। तो उसमें यही सब चीजें हैं कि आपके हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, आपके फिजिकल एजुकेशन है या आपकी मॉरल एजुकेशन है, भारतीय संस्कृति है, इसी तरह के पाठ्यक्रम है, थोड़े छोटे पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। तो वो तो जब बच्चा बड़ा हो गया, उस स्तर तक आ गया, ग्रेजुएट स्तर तक आ गया, वो उनके लिए बनाए गए हैं। अगर ये रूट में ही इस तरह का पाठ्यक्रम, एक जैसे फिजिकल एजुकेशन प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक कंपलसरी है कि भाई आप स्वस्थ रहेंगे शरीर से तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। ये कहने की बड़ा पुराना ही कोटेशन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो अब उसी लेवल पर मुझे लगता है कि ये ध्यान देने की जरूरत है। वहां से अगर शुरुआत होगी तो मुझे लगता है आगे बच्चा अपने आप ही जो चीजों को एनालाइज भी करेगा तो वो एक सकारात्मक वे में करेगा। अगर रूट हमारी मजबूत है तो हम बच्चे को आगे चल के इतना ज्यादा वो नहीं डाइवर्ट नहीं होगा, बहुत जगह उसे कोई आसानी से भरमा नहीं पाएगा। जैसे अभी जो मिसगाइडेड हो जा रहा है बच्चा बहुत जल्दी, वो नहीं होगा अगर ये बचपन से ही ये चीजें लागू होंगी तो। और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसमें कामयाब हो। और ज्यादातर मैं आपको यही कहूंगी कि आप इसे उस लेवल पर ज्यादा प्रयास करिए कि जो बच्चे अगर इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो वो आगे अपने आप रास्ता बन जाएगा उनके लिए। आगे के लिए आपको भी आगे लागू करने के लिए रास्ता बन जाएगा। अगर ये रूट पर लागू हो गया तो आगे मुश्किल नहीं आएगी। इस बीच सुरेश पांडे जी जुड़े हैं। सुरेश पांडे जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और अब हमारा कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर ही है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वो इस ज्ञान को जो आज उन्होंने सीखा, सबसे पहले तो वो उसको कागज पर लिख लें कि आज क्या क्या चर्चाएं हुई, और आप जो वीडियो बनाएंगी वो सब बार बार देखें और उसमें से नोट कर लें। उसके अलावा मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप एक आत्मा है, न मन है न शरीर है, क्योंकि छोटा सा समय है। आप हमारे यहाँ कहते हैं ना कि 84 लाख जोनियों से होते हुए मनुष्य शरीर बनाया। तो आखिरी विषय में मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने किस प्रकार पहला सिंगल सेल बनाया विज्ञान के आधार पर। आप बच्चों को पढ़ाते हैं अमीबा, फर्स्ट सिंगल सेल। तो वो सिंगल सेल कैसे बनता है, मैं छोटा सा बयान कर दूं वो, क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है जो आपके कॉन्फिडेंस को, बच्चों के कॉन्फिडेंस को आसमान में लेके जाने वाली है।
आप एक आत्मा है, आप तो ज्योति और श्रुति है ना जी, हमने डिस्कस कर लिया ये। वी आर लाइट एंड साउंड, हम इंटेलिजेंट बीइंग हैं। अगर लाइट एंड साउंड एज पर लॉज ऑफ नेचर, जो मन है हमारा, कुदरत के कानून है, इफ इट स्ट्राइक्स ऑन प्योर एलिमेंट्स, कन्वर्ट्स देम इनटू अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स ने वो प्रोटीन्स जो अवेलेबल थे, क्योंकि पिघली हुई धरती, पानी आ गया, उबलता बरसता, तो प्रोटीन्स बन गए। उन प्रोटीन्स में अगर एक बूंद अमीनो एसिड डालेंगे तो जीवन शुरू होता है। तो आपकी ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड, अगर प्योर एलिमेंट्स पर आती है तो उसको अमीनो एसिड में बदलती है। तो आपकी आत्मा जो ज्योति और श्रुति है, जो इंटेलिजेंट है, उसने अमीनो एसिड बनाया प्योर एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके, लाइट एंड साउंड ने। वो ओहायो यूनिवर्सिटी का ब्यूटीफुल क्लिप है मेरे पास में, कभी भी नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे उसको, मैं सारे क्लिप्स इकट्ठे करके रखूंगा। और फिर वो पहला जो सेल आपने बनाया खुद, वो अमीबा बना, जिसमें एक शरीर है और एक उसका मन है। मन मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो उसने उसमें अनुभव कर रहा है, और एक उसकी आत्मा है। जब उसकी मृत्यु होती है तो वह सेल का शरीर यही मटेरियल में रह जाता है। जो मन और आत्मा है वो वापस एस्ट्रल, सूक्ष्म मन और सूक्ष्म शरीर में मर्ज होती है और फिर से बाहर आती है दोबारा। तो एक दफा मर गई, फिर वो डबल सेल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए आई, उसका भी एक समय बंधा हुआ है, और फिर वापस गई। तो 84 लाख दफा मरना जीना आप सीख चुके हैं जी। और आप ग्रेजुअली मनुष्य शरीर बनाया है। तो इस ज्ञान को भी आपने बनाया। माता के गर्भ में जो सिंगल सेल बना, उसका एग और स्पर्म पिता का, उसमें दोनों की इंफॉर्मेशन है ना जी। अब उसके अनुसार वह सेल एक अहम बहुश्याम, एक से अनेक माता के गर्भ में हो रहा है। वो परमात्मा माता के गर्भ में कार्य कर रहा है और एक से अनेक हो रहा है। और वह सेल जब हार्ट में गया तो ट्रांसफॉर्म हुआ और अपने आप को, हार्ट का सेल एक से अनेक हुआ तो उसने हार्ट बनाया, उसी ने किडनी बनाई, उसी ने आंख बनाई। तो अब इस बात को जानना कि आपकी क्षमताएं कितनी बड़ी हैं, वो बच्चे को अगर समझ में आ जाए तो वो कुछ भी कर लेगा ना जी, क्योंकि उसने इतना कॉम्प्लेक्स शरीर अपना खुद बनाया है। और वो किसकी मदद से बनाया है? वो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स, जिसको आप परमात्मा कहते हो, वो हर समय आपके साथ है। तो आप वो फिर आप निर्मोही होंगे, क्योंकि निर्मोही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन और शरीर मिलके इमोशंस बनाते हैं जी। और इमोशंस कुछ अच्छे करती हैं, कुछ बुरे करती हैं, लेकिन कम या ज्यादा ये मन के गुण सब में होते हैं। तो मैं कई दफा ऐसा बड़ी स्ट्रांगली बोलना चाहता हूं बताने के लिए कि मन और शरीर मिलके इमोशंस बनाएंगे और इमोशंस टेररिस्ट बनाएंगे। वो बच्चा सड़क पर बैठ जाएगा कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए ना। ये मन और शरीर का विषय है। तो किस प्रकार मन और शरीर टेररिस्ट बनाते हैं, ये बात बच्चे को समझ में आ जाएगी। तो वो फिर वैसा नहीं बनेगा। उसको पता लग जाएगा कि मैं अपने मन के गुणों से चलूंगा तो भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ करूंगा, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, भय, चिंता मन का गुण है, लेकिन कम या ज्यादा। कईयों में बहुत ज्यादा है और कईयों में बहुत कम है, लेकिन है जरूर, माफ करना। चाहे कोई कितना भी बड़े से बड़ा महात्मा हो, कुछ भी हो, उसमें होगा, लेकिन वो कम होगा, कईयों में ज्यादा है। तो उसको कैसे देखना है? और लेजिटिमेट नीड्स पर ध्यान देना है मन की, और लेजिटिमेट नीड्स ध्यान देना है बॉडी की। तो आपका ध्यान किस प्रकार लेजिटिमेट नीड्स पर जाए, सिर्फ वो आपका विवेक है, वो विजडम है, वो डेवलप करनी है बच्चे को, एंड देन ही कैन डू एनीथिंग। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया संदेश दिया आपने। और ये विवेक और ज्ञान जागृत करना हमारी सनातन संस्कृति में शुरू से ही चला आ रहा है। जी 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 जी। हमारे यहाँ ज्योति भी ब्रह्म है और शब्द भी ब्रह्म है। जी 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 जी, सब वही है जी। लाइट बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी जानकारियां भी हमारे दर्शकों को प्राप्त हुई हैं, और उम्मीद है कि ये सारी जानकारियां काम आएंगी सभी के, और लोग इस दिशा में सोचेंगे और करेंगे।
क्योंकि सोचना पर्याप्त नहीं है, करना उसमें कहीं ना कहीं करने का भी भाव आना चाहिए। करेंगे तभी होगा, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। करेंगे तभी होगा, चाहे थोड़ा ही करें, शुरुआत थोड़े से ही होती है। तो धीरे धीरे करके, और शुभकामनाएं आपको देती हूँ कि आपका ये प्रोजेक्ट सफल हो और एक पूरी तरह से एक स्थापित सिलेबस के रूप में एक पाठ्यक्रम में शामिल हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा, जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं मिल पाएंगे। ये किसी भी स्तर तक सिलेबस में शामिल होना जरूरी है, इसका होना जरूरी है जी। ये आप मुझे, मैंने आपको एक लेटर भेजा है, लेटर फॉर अप्रूवल जी, तो कृपया उस पर ध्यान करके अपने ऑफिशियल पेपर पर लिख के भेजें कि आपको इतना अनुभव है पढ़ाई लिखाई में, आप ऐसे पढ़ाते रही हैं और आप इस प्रपोजल को अप्रूव करती हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंथ का मामला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो अवश्य रहेगा अप्रूवल, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। और आज जिस तरह से नैतिक अवमूल्यन हो रहा है, उस समय ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर चीज हम बच्चे के पीछे न तो हर समय फिर सकते हैं और न हर समय हर चीज उसे बता सकते हैं, क्योंकि आज बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि बच्चा कर क्या रहा है। बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप अपने में व्यस्त है और बच्चा अपने में व्यस्त है, तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में ही सही उसको कहीं से तो वो जानकारी मिले कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, क्योंकि उल्टी सीधी जानकारियां। जी, हम पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक पुस्तक बना रहे हैं जो पेरेंट्स के लिए गाइड है, जो इस स्पिरिचुअल लिटरेसी को समझ के उसका भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, ताकि वो सब पेरेंट्स भी खरीद सके। उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और आपसे एक ही प्रार्थना है, क्योंकि आप कवित्री हैं, समय कम है, मैं छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई मैंने एक कविता लिखी है, टोटल कॉन्सेप्ट पर लिखी है किसी ने, वो हमारे साथी हैं और पहले टीवी में एंकर रहे, सुदामा उनका नाम है, सुदामा रॉय। तो उनकी लिखित कृति को मैं आपको व्हाट्सएप से भेजूंगा, आप उसको पहले पढ़ें और फिर आप अपना रिएक्शन हमें बताएं। उसमें हमें कुछ और चीजें आगे में 2-4 पैराग्राफ और ऐड होने हैं, लेकिन आप उसमें अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी व्यस्तता में से थोड़ा समय निकालूं और इस विषय को दूं। और आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आपका आभार। आपने बहुत सारी जानकारियां दी और उसके लिए भी आपका बहुत आभार। और आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहूंगी कि आपका ये प्रोजेक्ट सफल हो और आप अपने उद्देश्य में सफल रहें, जो जिस उद्देश्य को लेकर आपने इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया है और आप 27 सालों से निरंतर इसमें कार्य कर रहे हैं, तो ये उद्देश्य आपका सफल हो, यही शुभकामनाएं देती हूँ। और इस प्रोग्राम को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, हम अगले महीने के तीसरे सोमवार को फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर, किसी नई बात को लेकर, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को, जो लोग हमसे जुड़े रहे, जिन्होंने इसको सुना और जो बाद में सुनेंगे इस एपिसोड को, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये जरूर चाहूंगी कि जब आप इस एपिसोड को सुने और देखें, तो जो हमारे डॉक्टर भारद्वाज जी जो कार्य कर रहे हैं, इनमें आपसे अगर जो कुछ भी सहयोग हो सके, आप में से जो भी संभव हो, आप इनको सहयोग अवश्य करें, क्योंकि ये एक नेक काम है और समाज हित का काम है। सबसे बड़ी बात ये है, समष्टि हित का काम है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः आभार आपका। और हम विदा देते हैं अपने दर्शकों से। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सब लोग फीडबैक जरूर दें जी, सबसे वंदे मातरम। फीडबैक जरूर दें जी। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। थैंक यू जी, थैंक यू जी।